नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस हिंदी की क्लास में। तो आज की जो हमारी क्लास है वो स्पेशल HPSC PGT हिंदी सब्जेक्टिव एग्ज़ाम के लिए रहेगी, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे PGT हिंदी सब्जेक्टिव एग्ज़ाम वाले इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन कई दिन से कोई भी वीडियो नहीं बन पाई। उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। आप लोग, मुझे पता है कि अपने अपने हिसाब से अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। अब बात ये आती है कि आखिर हमें पढ़ना क्या है, क्योंकि हमारी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। 16 दिसंबर को हमारा पेपर है। तो हमें क्या पढ़ना चाहिए? ज़्यादा अभ्यास तो करना ही है, लेकिन क्या पढ़ें? क्या ज़्यादा पेपर NCERT से बनेगा, क्या हिंदी साहित्य से बनेगा, या फिर व्याकरण के कॉन्सेप्ट पूछ लिए जाएंगे? तो इस हिसाब से हमें देखना है। अगर हम मतलब 3 बातें इसमें हो सकती हैं। पहली ये है कि जो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम है वो 80% कह सकते हैं, 90% कह सकते हैं हमारे सब्जेक्ट का कि NCERT से बना था। आपने सभी ने देखा है। तो हो सकता है कि जो मेन एग्ज़ाम है, सब्जेक्टिव एग्ज़ाम है, वो भी NCERT से पूछ लिया जाए। दूसरी बात है कि इस बार NCERT को पूछ लिया, ठीक है, NCERT ज़्यादा पूछ ली स्क्रीनिंग में, तो हो सकता है अब हिंदी साहित्य से प्रश्न बन जाए। और अगर व्याकरण की बात करें तो वहाँ से तो जो मेन प्रश्न है बन ही सकते हैं। तो इस हिसाब से मतलब कि छोड़ हम कुछ भी नहीं सकते, पढ़ना सब कुछ पड़ेगा। तो आज की क्लास में हम लोग 12वीं कक्षा की रचना है सिल्वर बैडिंग, उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। क्योंकि अगर NCERT से प्रश्न आते हैं तो वो एक महत्वपूर्ण अध्याय है आपका, वहाँ से प्रश्न आ ही सकता है। तो शुरू करते हैं फिर आज की हमारी ये क्लास। तो आपको पता ही कि जो सिल्वर बैडिंग रचना है, कहानी है, तो उसमें क्या है कि दो पीढ़ियों के बीच जो अंतराल आ जाता है विचारों में, उसी बात को लेकर पूरी रचना है। तो उसी हिसाब से यहाँ पर जो प्रश्न है उसको हम देखेंगे, ताकि आप उस तरीके से देख पाएँ, लिख पाएँ जिस तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जाए। जशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है, लेकिन जशोधर बाबू असफल रहते हैं। ऐसा क्यों? तो जो जशोधर बाबू थे वो सचिवालय में सेक्शन ऑफिसर हैं। वे अपने काम के प्रति सचेत एवं समय के पाबंद हैं। तो काम के प्रति भी सचेत हैं और समय के भी बहुत ही पाबंद हैं। काम के समय वो अपने सहकर्मियों के साथ गंभीर व्यवहार करते हैं, जबकि छुट्टी के बाद उनके साथ दोस्तों की तरह व्यवहार करते हैं। ये सभी आदर्श एवं संस्कार उन्हें अपने आदर्श कृष्णनंदा से मिले हैं। कृष्णनंदा, ठीक है, तो वही थे उनके आदर्श, किसके? जशोधर बाबू के, जिन्हें जशोधर बाबू प्यार से क्या कहते थे? आदर से, प्यार से, सत्कार से कृष्णदा कहकर पुकारा करते थे। कृष्ण के संस्कारों और आपसी व्यवहार ने जशोधर बाबू को गहरा प्रभावित किया हुआ था। वे प्रत्येक बात कृष्णदा के नज़रिए से देखते हैं। दूसरी ओर जशोधर बाबू की पत्नी अपने बच्चों के दृष्टिकोण से सहमत होने के कारण उनका साथ देती है। वह उन्हीं के साथ अधिक समय भी व्यतीत करती है। यह नहीं, वह आएगा यहाँ पर। वह अपनी दबी सारी इच्छाओं को अपनी बेटी तथा बेटों के माध्यम से पूर्ण करना चाहती है। ऐसा होता है कि कई बार किसी इंसान की कुछ इच्छाएं होती हैं जो वो नहीं पूरी कर पाता, तो किसी के माध्यम से उनको पूरा करने की कोशिश करता है। वैसा ही करती है जशोधर बाबू की पत्नी। जैसे कि मतलब कि उसकी बेटी का कपड़े पहनना, आधुनिक पोशाकें पहनना, जीन्स टॉप पहनना, तो उसे बुरा नहीं लगता, बल्कि उसके माध्यम से अपने शौक़ को पूरा कर रही है। बेटी तथा बेटों के माध्यम से पूर्ण करना चाहती है अपनी दबी हुई इच्छाओं को जशोधर बाबू की पत्नी। इसीलिए उसे बेटी द्वारा जीन्स तथा बिना बाजू का टॉप पहनना बुरा नहीं लगता। इसके लिए वह अपने पति का भी विरोध करती है। कृष्णदा से प्रभावित होकर जशोधर बाबू भी घर नहीं बनवाती। तो कृष्णदा ने अपना घर नहीं बनवाया था, सरकारी क्वार्टर में ही रहते रहे। उन्हीं के आदर्श पर चलते हुए जशोधर बाबू ने भी अपना घर नहीं बनवाया। उन्हें यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती कि उनके बच्चे उनकी सालगिरह को सिल्वर बैडिंग के रूप में मनाएं। वे इस आयोजन को फिजूल खर्ची मानते हैं। उनके बच्चे जशोधर बाबू के इसी दृष्टिकोण से सहमत नहीं हैं।
इस प्रकार कहा जा सकता है कि यशोधर बाबू अपने आदर्श कृष्णदा से अधिक प्रभावित हैं और आधुनिक परिवेश में बदलते जीवन मूल्यों और संस्कारों के विरुद्ध हैं, जबकि उनकी पत्नी अपने बच्चों के साथ आधुनिक परिवेश में ढल चुकी है। इसीलिए यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है, जबकि यशोधर बाबू इसमें असफल रहते हैं। तो इसमें जो पीढ़ी का अंतराल है, मतलब जो यशोधर बाबू हैं वो अपनी जो मान्यताएं थी, अपने आदर्श थे, उन्हीं के अनुसार चलते हैं, लेकिन जो उनकी पत्नी थी वो समय के अनुसार अपने आप में बदलाव ले आती है, जो कि ज़रूरी भी है। इस तरीके से ये प्रश्न है और बड़ी आसानी से आप लोग इसको लिख पाओगे। अगला प्रश्न है, पाठ में जो हुआ वाक्य की आप कितनी अर्थ छवियाँ खोज सकते हैं। पाठ में जो हुआ होगा वाक्य का संबंध यशोधर बाबू के आदर्श कृष्णदा की मृत्यु से है। तो इसका संबंध किससे है? पाठ में जो हुआ समहाउ इम्प्रॉपर, बार बार यशोधर बाबू इस वाक्य को बोलते हैं, तो इसका जो संबंध है वो किससे है? कृष्णदा की मृत्यु से है। इस कहानी में जो हुआ होगा वाक्य की छवि सर्वप्रथम उस समय उभरती है जब कृष्णदा की मृत्यु के संदर्भ में लेखक का कथन सामने आता है। लेखक का कहना कि जिस जगह पर कृष्णदा का क्वार्टर था उसके सामने खड़े होकर एक गहरा निश्वास छोड़ते हुए यशोधर बाबू ने अपने मन में सूदा था कि कृष्णदा की तरह, मतलब सोचा था, संकल्प किया था कि कृष्णदा की तरह घर गृहस्थी का बवाल ही ने पाला होता और लाइफ कम्युनिटी के लिए डेडिकेट कर दी होती। तो यशोधर बाबू के जो आदर्श थे कृष्णदा, वो शादीशुदा नहीं थे, उनके बाल बच्चे नहीं थे। तो यही सोचता है यशोधर बाबू भी कि मैंने भी इस तरीके से ये शादी वादी का, घर गृहस्थी का बवाल पाला ही ना होता। फिर वे कृष्णदा के बारे में सोचते हैं कि कृष्णदा का बुढ़ापा सुखी नहीं था। उनके सभी साथियों ने हौज खास, ग्रीन पार्क, कैलाश में पहले ज़मीन खरीदी। तो अगर आपको ऐसा प्रश्न मिलता है तो प्रश्न को बढ़िया तरीके से लिखने के लिए कुछ पॉइंट जैसे मेन है वो याद रखने पड़ेंगे। जैसे हौज खास में उनके साथियों ने कहाँ ज़मीन ली? हौज खास, ग्रीन पार्क, कैलाश में पहले ज़मीन खरीदी और बाद में वहीं पर अपना मकान बनवाया। परंतु कृष्णदा ने इसकी ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। जब वो सेवानिवृत्ति के 6 महीने बाद उन्हें सरकारी क्वार्टर खाली करना पड़ा, तब किसी साथी ने उन्हें अपने यहाँ रहने की पेशकश नहीं की, जबकि उन्होंने प्रत्येक साथी पर कोई ना कोई एहसान जरूर किया था। ठीक है, तो स्वयं, यहाँ तक कि स्वयं यशोधर बाबू मजबूर थे, क्योंकि उनका विवाह हो चुका था और उनके क्वार्टर में अपने परिवार के बाद कोई भी ऐसी जगह नहीं बचती थी जहाँ वो कृष्णदा को जगह दे सकते, उन्हें लाकर रहने के लिए कह सकते। कुछ साल कृष्णदा राजेंद्र नगर में किराए के मकान में रहे और फिर अपने गांव वापस चले गए। 1 साल बाद वहां उनकी मृत्यु हो गई। उनके बारे में यह कहा जाता है कि उन्हें कोई गंभीर बीमारी भी नहीं थी, बस सेवानिवृत्ति के बाद उनका चेहरा सूखता मुरझाता सा चला गया। जब यशोधर बाबू ने किसी एक रिश्तेदार से पूछा कि कृष्णदा की मृत्यु कैसे हुई, तो उत्तर मिला, जो हुआ होगा, यानी पता नहीं क्या हुआ। इस प्रकार यशोधर बाबू यही विचार करते हैं कि जिनके बाल बच्चे नहीं होते तो उनकी मृत्यु जो हुआ होगा जैसी बीमारी से हो जाती है। ठीक है, दूसरे शब्दों में जिनके बाल बच्चे ही नहीं होते वह व्यक्ति अकेलेपन के कारण स्वस्थ दिखने के बाद भी बीमार सा हो जाता है, क्योंकि जो बुढ़ापा होता है वो ऐसा होता है कि किसी न किसी का साथ सहयोग चाहिए होता है। तो जिसका मतलब जो इंसान बुढ़ापे में अकेला रहता है तो अकेलेपन की एक बीमारी सी उसको लग जाती है और धीरे धीरे उसको मतलब समाप्त कर देती है। तो मतलब अकेलेपन के कारण स्वस्थ दिखने के बाद भी बीमार सा हो जाता है कौन? यशोधर बाबू, और उसकी मृत्यु हो जाती है। इसीलिए कृष्णदा की मृत्यु के सही कारणों का पता नहीं चल सका है। बस यशोधर बाबू यही सोचते रह गए कि कृष्णदा की मृत्यु कैसे हो सकती है, जिसका उत्तर किसी के पास भी नहीं था।
तो मतलब उनका जो एक मुख्य वाक्य था कि सम हाउ इम्प्रॉपर, तो जशोधर बाबू ने ये वाक्य कहाँ से शुरू किया? कृष्णदा की मृत्यु से ही ये वाक्य शुरू हुआ था। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, सम हाउ इम्प्रॉपर वाक्यांश का प्रयोग यशोधर बाबू हर वाक्य के प्रारंभ में तकिया कलाम की तरह करते हैं। इस वाक्यांश का उनके व्यक्तित्व और कहानी के कथ्य से क्या संबंध है? यशोधर बाबू एक मर्यादित एवं संस्कार प्रिय व्यक्ति हैं, इसीलिए जब आधुनिक परिवेश में ढले लोग उनसे आधुनिकता के साथ व्यवहार करते हैं या आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार व्यवहार करते हैं तो वे सम हाउ इम्प्रॉपर कहकर अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं। मतलब कि यशोधर बाबू को जब भी कोई ऐसा इंसान मिलता है जिसमें और यशोधर बाबू की सोच में अंतर है और उनकी पीढ़ी में अंतराल है, तो वहाँ पर यशोधर बाबू क्या कहते हैं? सम हाउ इम्प्रॉपर, इस तरीके से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। यह वाक्य उनका तकिया कलाम बन चुका है, मतलब बार बार हर बात पर इस तरीके से बोलना, सम हाउ इम्प्रॉपर। यशोधर बाबू जिस कार्यालय में सेक्शन ऑफिसर हैं उसी में एक नौजवान जिसे सहकर्मी चड्डा कहकर पुकारते हैं, तो वह नौजवान चौड़ी मोहरी वाली पतलून और ऊंची एड़ी वाले फैशनेबल जूते पहने हुए हैं। इसकी यही आधुनिक वेशभूषा यशोधर बाबू को सम हाउ इम्प्रॉपर मालूम होती है। नई पीढ़ी के नए लोग जो आधुनिकता के रंग में रंगे हुए हैं यशोधर बाबू को बिल्कुल भी ठीक नहीं लगते। इन्हें ही देखकर वे सम हाउ इम्प्रॉपर जुमले का प्रयोग करते हैं। तो जिस तरीके से उनके सहकर्मी मतलब अपनी पोशाक पहनते हैं, ऊंची एड़ी वाले जूते और पैंट की मतलब नीचे से जो मूरी होती है वो काफ़ी चौड़ी, तो ये सारी चीज़ें उसे यशोधर बाबू को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, जो उसे कोरी आधुनिकता ही लगती है। ठीक है, तो इसीलिए वो इस पर भी क्या बोलते हैं? सम हाउ इम्प्रॉपर। उनके व्यक्तित्व में यह जुमला पूरी तरह फिट हो गया है, वे यदा कदा इस वाक्य को जरूर बोलते हैं। यशोधर बाबू अपने पारिवारिक जीवन में अपने बीवी बच्चों के साथ ठीक से तालमेल नहीं बिठा पाते, क्योंकि उनके दृष्टिकोण में आधुनिकता हमारे संस्कारों और मर्यादाओं को समाप्त कर देती है। तो अपने परिवार से उनका तालमेल क्यों नहीं बैठ पाता? मतलब कि उनकी पत्नी तो है जो उनकी पीढ़ी से है, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन उनकी पत्नी ने अपने आप को आधुनिकता में ढाल लिया था, अपने बच्चों की तरह जीवन यापन करने लग गई थी। जिस तरीके से यशोधर बाबू का अपने बच्चों और बीवी से मतलब इसी बातों को लेके अंतर रहता था। उन्हें ये सारी आधुनिक चीज़ें पसंद नहीं थी, इससे उन्हें लगता था कि जो हमारे संस्कार हैं, मर्यादाएं हैं, उनको नष्ट किया जा रहा है। उनके बेटे और बेटियां अपने जीवन में स्वतंत्र हैं। उनकी बेटी जीन्स और बिना बाजुओं वाला टॉप पहनती है। यशोधर बाबू उसके लिए अनेक वर ढूंढते हैं, परंतु वह उन्हें अस्वीकार कर देती है और पिता को यह भी धमकी देती है कि अगर आपने मेरे रिश्ते की बात की तो मेडिकल की पढ़ाई के लिए मैं अमेरिका चली जाऊंगी। यशोधर बाबू अपने बच्चों की तरक्की से खुश भी हैं, परंतु उन्हें यह बात भी सम हाउ इम्प्रॉपर नहीं लगती कि यह खुशहाली किस काम की जो अपनों में परायापन पैदा कर दे। कहानी में यशोधर बाबू का अपनी बीवी बच्चों एवं नई पीढ़ी की सोच के साथ सामंजस्य न बिठा पाना ही मुख्य कथ्य है, मेन बात है पूरी कहानी की। संपूर्ण कथ्य में यशोधर बाबू का व्यक्तित्व नई पीढ़ी की सोच का विरोधी है। इस प्रकार यशोधर बाबू का यह तकिया कलाम सम हाउ इम्प्रॉपर उनके व्यक्तित्व और कहानी के कथ्य को और अधिक प्रभावशाली बना देता है। अगला प्रश्न एक व्यवहारिक सा प्रश्न है। इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि यशोधर बाबू की कहानी को दिशा देने में कृष्णदा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आपके जीवन को दिशा देने में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? तो पहले क्वेश्चन को मतलब शुरू कैसे करना है, थोड़ी उसमें चीज़ें हैं, एक बार पढ़ने के बाद थोड़ा लिखना आसान सा हो जाता है। जैसे कृष्णदा यशोधर बाबू के आदर्श हैं, हमने बार बार पढ़ लिया, जान लिया। उनकी संपूर्ण शैली कृष्णदा से अधिक प्रभावित है। वे कृष्णदा से इतने अधिक प्रभावित हैं कि अपने परिवार से भी सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे। घर में छोटी छोटी बातों को लेकर तनाव की स्थिति उत्पन्न होना कहीं ना कहीं विचारों में सामंजस्य की कमी को दर्शाता है।
कहानी के अंत में यह तथ्य भी उजागर होता है कि एक तरफ जशोधर बाबू संस्कारों और मर्यादाओं से जुड़े हैं, उनका मन भारतीय परिवेश के अनुकूल सोचता है, परंतु यह भी सत्य है कि वे कहीं न कहीं इस बात से भी खुश हैं कि उनके बच्चे उनसे अधिक सुलझे हुए हैं। यहाँ तक मेरे जीवन को आपने अपने बारे में लिखना है। मेरे जीवन को दिशा देने में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, उसके लिए 3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। इन बातों का ध्यान रखना है। माता पिता के द्वारा दिए गए संस्कार, गुरुजनों द्वारा दी गई शिक्षा तथा आदर्श और साहित्य के साथ जुड़ाव और साहित्यिक वातावरण में जीवन की लालसा। तो हम हिंदी के विद्यार्थी हैं, तो यहाँ पर हम साहित्य की बात कर सकते हैं। सर्वप्रथम माता पिता उसकी पाठशाला के अध्यापक होते हैं। जैसे शिक्षा और संस्कार माँ बाप देते हैं, वैसी व्यक्ति की जीवन शैली बन जाती है। मतलब माता पिता के द्वारा जिस तरीके के संस्कार दिए जाते हैं, बच्चे की जो जीवन शैली होती है वैसी ही हो जाती है। छोटे गांव में रहने वाले माँ बाप की सोच विचार और आम आदमी की सोच विचार आम आदमी की सोच से जुड़े होते हैं। मतलब कि जो लोग गांव में रहते हैं, गांव में रहने वाले जो माँ बाप हैं, तो उनकी सोच एक आम आदमी की सोच से जुड़ी होती है। भावुकता, संवेदना और पारिवारिक भाईचारा माँ और पिता के साथ जीने वाले पारिवारिक सदस्यों से जुड़कर पैदा होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि छोटे गांव में रहने वाले माता पिता की सोच, समझ और विचार आम आदमी की सोच से जुड़े हैं। भावुकता, संवेदना और पारिवारिक भाईचारा माँ और पिता के साथ जीने वाले पारिवारिक सदस्यों से जुड़कर पैदा होता है। अकेला व्यक्ति केवल अपने बारे में सोच सकता है, दूसरे के बारे में सोचने का न उसके पास समय होता है, न वह ऐसा सोचना चाहता है। यानी कि माता पिता के सानिध्य में जीकर मैं अधिक संवेदनशील एवं भावुक बना हूँ। जो संवेदनशीलता आती है वो परिवार में भरे पूरे परिवार में माता पिता के साथ रहकर ज़्यादा आती है। इसके अनुसार गुरुजनों के आदर्श और शिक्षा व्यक्ति को अत्यधिक प्रभावित करते हैं। चरित्रवान अध्यापक आपके चरित्र को भी प्रभावित करता है। ठीक है, तो अच्छे चरित्र वाले अध्यापक का चरित्र बहुत प्रभावित करता है, क्योंकि जो पढ़ने वाले विद्यार्थी होते हैं, खास करके जिसकी पढ़ाई में रुचि होती है, तो कोई ना कोई अध्यापक उनका आदर्श जरूर रहता है, जिसके अनुसार वो अपने आप को बनाना चाहते हैं। अध्यापक के सुचरित्र और परिश्रमी होने से विद्यार्थी भी चरित्रवान एवं परिश्रम करने लगता है। देश प्रेम, आपसी बंधुत्व और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को याद रखना शायद हमें गुरुजनों की शिक्षाओं और आदर्शों से जाना है। शायद हमें गुरुजनों की शिक्षाओं और आदर्शों से जाना है। मैं साहित्य का विद्यार्थी हूँ, इसीलिए समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को समझता हूँ। साहित्य और समाज में एक सुमेल होता है। साहित्य समाज को प्रभावित करता है और समाज साहित्य को प्रभावित करता है। इसीलिए मेरी साहित्यिक अभिरुचियाँ मुझे समाज के प्रति जागरूक एवं सचेत बनाती हैं। समाज में कमज़ोर, निर्धन, शोषित व्यक्तियों के साथ खड़ा होना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। उनके ऊपर होने वाले अत्याचारों का विरोध करना मेरी आदत है। इस प्रकार मैं ऐसा समझता हूँ कि हमें यशोधर बाबू की भांति संवेदनशील होना चाहिए, परंपराओं और संस्कारों से जुड़ना चाहिए। माता पिता के प्रति हमें अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक से करना चाहिए। समाज के प्रति अधिक संवेदनशील एवं कर्तव्यशील बनना चाहिए। चरित्रवान गुरुजनों की शिक्षा और संस्कारों को जीवन में उतारना चाहिए। अगला हमारा प्रश्न है, वर्तमान समय में परिवार की संरचना स्वरूप से जुड़े आपके अनुभव इस कहानी से कहाँ तक सामंजस्य बिठा पाते हैं? तो ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सिल्वर बैडिंग में प्रतिपादित पीढ़ी के अंतराल पर प्रकाश डालिए। तो इसमें जो जो हमने पढ़ लिया है पाठ में, ऊपर प्रश्नों में भी आ गया है, वो सारा ही आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट में एक क्वेश्चन है, यशोधर बाबू एक आदर्श व्यक्तित्व है और नई पीढ़ी द्वारा उनके विचारों को अपनाना ही उचित है। तो ये सारी धारणाएं हैं। ठीक है, कृष्णदा के फिर व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं। उसके बाद यशोधर बाबू के व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं, वो हम अच्छे से लिख सकते हैं। तो आज हमने पढ़ लिया, ये 4 क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे क्लास तो कमेंट में ज़रूर बता देना,
तभी मेरा आगे करवाने का फ़ायदा है, या इस पार्ट में जो क्वेश्चन रहते हैं उसको भी पढ़ लेंगे। ठीक है, अगर आप अच्छे से अपने तरीके से पढ़ रहे हैं तो वो भी थोड़ा बताना ज़रूर। क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। हम लोग टीजीटी पीएचडी हिंदी के लिए पढ़ते रहते हैं। एस्टेट की तैयारी हमारी चल रही है। व्याकरण एनसीईआरटी भी हमने पढ़नी है, पढ़ते रहते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए धन्यवाद।